गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे यकीन है कि आप सब एकदम मस्त और बिंदास होंगे और अपने घर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। आज का लेक्चर भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर्स के उपयोग के बारे में। जो हम लोगों ने लाइट वाले पोर्शन में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर्स, तो उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसको पढ़ने के लिए और इसको 100% समझने के लिए आपको इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स वाला जो वीडियो बनाया था वो आपको आना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद आप लोग इसको देखिए, तब आपको 100% समझ में आएगा, बहुत मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेज ऑफ मिरर्स, दर्पण का क्या उपयोग होता है। और दर्पण में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉनकेव मिरर्स, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो सबसे पहला एक यूज लिखा हूं मैं, टू फोकस ए बीम। टू फोकस ए बीम मीन्स ये अपने ऊपर आने वाली लाइट रेज की जो बीम है, बीम ऑफ लाइट रेज, उसको एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। और इसका उपयोग किस चीज में होता है, डिश एंटीना और डॉक्टर्स हेड मिरर। कैसे होता है, क्योंकि हम लोग कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी जानते हैं। कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है और कॉनकेव मिरर का ये होता है पोल, ये होता है सेंटर, ये क्या हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ कहीं फोकस होगा। और हम लोग ये जानते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। तो इसके ऊपर आने वाली लाइट रेज, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहाँ पर इकट्ठा हो जाती है, फोकस पर इकट्ठा हो जाती है। इस तरीके से जो लाइट रेज आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस पे। इस तरीके से जो लाइट रेज आती है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। इस तरीके से जो भी लाइट रेज आती है, मीन्स ये जो बीम ऑफ लाइट रेज आ रही है वो कहाँ पर फोकस हो जा रही है, फोकस पर इकट्ठा हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि फोकस पर जो ब्राइटनेस होगी, जो इंटेंसिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। भाई बहुत सारी हजारों लाइट रेज आ रही हैं और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर पहुँच रही हैं। तो ये हजारों लाइट रेज की जो इंटेंसिटी पहुँच रही है वो एक पॉइंट पर पहुँच रही है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट बहुत ही ब्राइट दिखने लगेगा, बहुत ही उजाला दिखने लगेगा। अब डिश एंटीना, डिश एंटीना में इसका उपयोग होता है। डिश एंटीना हम सबके घर पर लगा होता है। अब बात आती है कि ये जो मिरर होता है ये क्या सिर्फ और सिर्फ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है? लाइट रेज भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये डिश एंटीना सिर्फ लाइट रेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि इसके ऊपर आने वाली सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो डिश एंटीना जो फोकस करके लगा होता है, डिश एंटीना जो फोकस करके लगा होता है, उस पर जो भी लाइट रेज आती हैं, हम लोग जानते हैं कि डिश एंटीना कुछ इस तरीके से लगा होता है। डिश एंटीना कुछ इस तरीके से होगा और इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, इसके ऊपर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, यहाँ से क्या होता है, सेंटर पर एक रिसीवर होता है कि इसको रिसीव करने वाला। तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँच जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँच जाएंगी, यहाँ पहुँच जाएंगी, यहाँ पर पहुँच जाएंगी। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आ रही हैं ये एक पॉइंट पर इकट्ठा हो जा रही हैं, फोकस पर इकट्ठा हो जा रही हैं और यहाँ से रिसीवर या एंटीना को सिग्नल अच्छा मिल जा रहा है। सारे सिग्नल एक पॉइंट पर मिल जा रहे हैं। इसलिए हम लोग कॉनकेव का यूज करते हैं किसमें, डिश एंटीना में। क्लियर? तो डिश एंटीना में कॉनकेव मिरर्स का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसके ऊपर आने वाली लाइट रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है, फोकस पर इकट्ठा कर देता है। टू फोकस ए बीम ऑफ लाइट रेज को एक फोकस पर इकट्ठा कर देता है। आप लोग उस डायग्राम में भी और क्लियर डायग्राम आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से लाइट रेज इकट्ठा हो रही हैं।
ठीक है। अब उसके बाद दूसरा आता है डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर, कभी कभी डॉक्टर्स क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स को हमारे मुंह के अंदर देखना है, कान के अंदर देखना है, नाक के अंदर देखना है, तो अब उसके अंदर अगर टार्च मारेंगे तो उतनी ब्राइटनेस नहीं आएगी, क्योंकि हमारे नाक के अंदर या कान के अंदर, मुंह के अंदर किसी एक पॉइंट पर देखना है, तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर्स लोग अपने हेड पर एक कॉनकेव मिरर लगाते हैं, एक कॉनकेव मिरर इस तरीके से लगाते हैं अपने हेड पर। और कॉनकेव मिरर जो लगाते हैं हेड पर, उससे क्या होता है कि लाइट रेज जो भी इसके ऊपर आती है, लाइट रेज आती है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर इस तरीके से कॉनकेव मिरर लगाया है, तो यहाँ से जो भी ये लाइट रेज आ रही हैं, वो अपने सिर को इस तरीके से हिला करके, ऊपर नीचे करके, इधर उधर करके, अपने जहाँ पर वो देखना चाहता है उस पॉइंट पर फोकस कर देता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर को यहाँ देखना है, तो इस तरीके से अपने हेड को, इस दर्पण को सेट करता है कि वो यहाँ पर, ये सारी की सारी लाइट रेज इस फोकस पर आने लगती है। और ये पॉइंट क्या होता है, ब्राइट दिखने लगता है। ये ब्राइट दिखने लगता है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉक्टर्स उस पॉइंट को, जिस पॉइंट को वो देखना चाहते हैं, वो पॉइंट साफ साफ दिखाई देता है, वो पॉइंट बहुत ही ब्राइट दिखने लगता है। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का उपयोग यहाँ भी करते हैं। आप लोग इसमें देख सकते हो इस डायग्राम में कि डॉक्टर क्या है कि डॉक्टर एक कॉनकेव मिरर को अपने हेड पर लगाया हुआ है और इस तरीके से उपयोग करते हैं। क्लियर। सेकेंड है टू ऑब्टेन ए पैरेलल बीम। एक समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी इस तरीके से कॉनकेव मिरर होता है, तो इस कॉनकेव मिरर का यहाँ कहीं फोकस होगा, और या कि चलिए मैं बना लेता हूँ, ये P है, ये सेंटर है, ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये फोकस होगा। तो आप लोग ये जान रहे हो कि ये यहाँ पर फोकस होगा, तो फोकस से आने वाली लाइट रेज, हम लोग जानते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि फोकस से आने वाली लाइट रेज क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद जो अगर फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाती है। अगर फोकस से आ रही है लाइट रेज तो क्या हो जाती है, फोकस पैरेलल हो जाती है। फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी लाइट रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहाँ से आ रही है तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो ये लाइट रेज पैरेलल हो जाती है। क्लियर। इस तरीके से ये लाइट रेज आ रही है तो ये पैरेलल हो जाती है, ये लाइट रेज आ रही है तो ये पैरेलल हो जाती है। तो यहाँ पर मीन्स अगर फोकस से कोई भी लाइट रेज पास होगी तो इससे रिफ्लेक्शन के बाद, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। और इसी प्रॉपर्टी का उपयोग हम करते हैं टार्च में और कार हेडलाइट में। टार्च में क्या होता है और कार हेडलाइट में होता है, दोनों में से टार्च मतलब सर्च लाइट। तो यहाँ पर कार हेडलाइट में भी क्या होता है कि कार हेडलाइट होती है इस तरीके से, उसमें क्या होता है, अंदर एक रिफ्लेक्टर लगा होता है, मीन्स दर्पण लगा होता है या रिफ्लेक्टर लगा होता है। और कौन सा रिफ्लेक्टर होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है, अवतल दर्पण होता है। और इसका जो फोकस होता है, इसका फोकस कहीं यहाँ पर होता है, इसका फोकस जो होता है उस फोकस पर बल्ब लगा देते हैं, उस फोकस पर बल्ब लगा देते हैं। और इस बल्ब से जो भी लाइट रेज निकलती है, मतलब फोकस से लाइट रेज आ रही है, तो ये सब की सब लाइट रेज क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और जब पैरेलल लाइट रेज हो जाती हैं तो ये पैरेलल लाइट रेज दूर तक चली जाती हैं, दूर तक दिखाई देती हैं हमें। क्लियर। कि मीन्स ये जो पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ फोकस से लाइट रेज जो आ रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, पैरेलल हो गई। पैरेलल हो जाने की वजह से रोड पर हमें काफ़ी दूर तक दिखाई देता है। क्लियर। इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हो कि उस डायग्राम में जो लाइट रेज उस पर आ रही है वो क्या हो रही है, पैरेलल हो जाएंगी लाइट रेज। टार्च में इसका उपयोग कोई भी व्हीकल्स है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, कोई भी व्हीकल्स है, सब में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। थर्ड है मैग्नीफाइंग मिरर, आवर्धक दर्पण। मैग्नीफाइंग मिरर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मैग्नीफाइंग का मतलब क्या है, जैसे कोई भी कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई वस्तु रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो उसकी जो इमेज बननी चाहिए, उसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो बड़ा बनना चाहिए। तब हम कहेंगे कि वो इमेज को मैग्नीफाई कर दिया, आवर्धित कर दिया।
और ऐसा कब होता है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं, इस तरीके से हमारा दर्पण होता है और ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है और ये पोल है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर रखते हैं, फोकस और पोल, आप लोग 6 केस देखे हो, 6 केस में सबसे लास्ट वाला जो केस होता है वहाँ पर क्या होता है? लास्ट केस में ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच रखते हैं, यहाँ पर कहीं सेंटर होता है। तो यहाँ से क्या होगा? पैरेलल जाने वाली लाइट रेज कहाँ से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। और यहाँ से होकर के जाने वाली लाइट रेज जैसे जाती है, जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। सेंटर से होकर के जाने वाली उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। अब ये इधर डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज, कभी नहीं मिलेगी। तो हम क्या करते थे? इसको आगे बढ़ाते थे और ये दोनों जहाँ पर मिलती थी वहाँ पर हमारी इमेज आई डैश बनता था। क्लियर? तो ये 6 प्रॉपर्टी थी, लास्ट प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज बन रही है वो सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। वो सीधी बन रही है, इरेक्ट बन रही है और मैग्नीफाई हो रही है, मीन्स बड़ी बन रही है। इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे शेविंग करते समय जब इसका उपयोग हम लोग करते हैं तो क्या होता है कि शेविंग करते समय या मेकअप करते समय हमें हमारा चेहरा बड़ा दिखाई देता है। तो इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग यहाँ शेविंग मिरर से में करते हैं। और डेंटिस्ट भी क्या होता है कि जब हम मुंह के अंदर दांत को, अगर हमें अंदर के दांत को देखना होता है तो डेंटिस्ट साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो उसे साफ साफ देखने के लिए आप लोग उस डायग्राम में देख रहे हो कि जब डेंटिस्ट को देखना होता है तो डेंटिस्ट के अंदर क्या करता है? एक कॉन्केव मिरर ले जाता है और कॉन्केव मिरर में उसकी उस दांत की इमेज साफ साफ दिखाई देती है, साफ साफ और बड़ी दिखाई देती है, सीधी और बड़ी दिखाई देती है, जिसके कारण वो डेंटिस्ट वहां पर देख लेता है और चेकअप कर लेता है। मतलब इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम यहां पर करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है? उपयोग इसका कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसका उपयोग जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी। और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके से होता है, यहाँ पर कहीं पोल होगा, यहाँ पर कहीं सेंटर होगा और इनको मिलाने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगा? फोकस होगा। और इसके इधर चाहे नज़दीक कोई भी ऑब्जेक्ट इधर यहाँ पर चाहे नज़दीक रखो चाहे दूर रखो, इनफाइनाइट से लेकर पोल तक कहीं भी रखो, इमेज क्या होता है? इस तरीके से लाइट रेज जाती है और वो कहाँ से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है। फोकस से होकर के ये लाइट रेज चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये सेंटर से जाने वाली अगर लाइट रेज देखा जाए, अगर ये सेंटर से लाइट रेज देखा जाए तो ये डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पर ये दोनों लाइट रेज जहाँ पर कट कर रही हैं वहाँ पर इमेज बनेगा। इमेज कैसी बन रही है? इमेज जो बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है? स्मॉलर बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। इमेज जो है वो डिमिनिश्ड बन रही है, इमेज डिमिनिश्ड बन रही है और इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। इमेज जो है वो डिमिनिश्ड है, छोटी है, और इरेक्ट मतलब सीधी है। तो यहाँ पर इमेज छोटी और सीधी बन रही है। इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग करते हैं, इसी प्रॉपर्टी का उपयोग यहाँ पर होता है। और दूसरी खास चीज़ ये होती है, आप लोग ये याद रखो कि अवतल दर्पण से हर तरीके की इमेज बनती है, जितनी भी पॉसिबल है हर तरीके की इमेज बनती है, सिर्फ ये वाली नहीं बनती है कि सीधी भी हो छोटी भी हो। ये इमेज अवतल दर्पण से, कॉन्केव मिरर से नहीं बनती है। ये सीधी और छोटी इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर से ही बनती है। क्लियर? तो यहाँ पर ये सीधी और छोटी इमेज कॉन्वेक्स मिरर से बन रही है। इस चीज़ की प्रॉपर्टी का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? रोड लाइट में करते हैं। और वैसे भी इसका उपयोग इसका जो होता है यूज हम डाइवर्जिंग मिरर की तरीके से करते हैं। मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण पर जो भी लाइट रेज आती है, जो भी लाइट रेज आती है वो क्या होती हैं? डाइवर्ज होते आती हैं। ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये लाइट रेज कुछ इस तरीके से फैल जाएगी इधर। मीन्स अगर यहाँ मतलब ये लाइट किरणों को फैला देता है, प्रकाश की किरणों को ये क्या कर रहा है? ये उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैला दे रहा है। मीन्स यहाँ पर जैसे इसका उपयोग हम लोग रोड लाइट में करते हैं। रोड लाइट में इसका उपयोग कैसे करते हैं कि इस तरीके से एक मिरर लगा होता है,
उत्तल दर्पण लगा होता है, कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, यहाँ पर कोई भी बल्ब लगा होता है और इस बल्ब जब जलता है तो यहाँ से लाइट रेज इस तरीके से जाती है। इस तरीके से ये लाइट रेज, बहुत सारी लाइट रेज यहाँ से इस तरीके से जाती हैं और जाती हैं, फिर यहाँ से डाइवर्ज होकर के इस तरीके से चली जाती हैं। डाइवर्ज होकर के इस तरीके से ये लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी, मीन्स फैल जाती हैं। ये प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं। प्रकाश की किरणें फैल जा रही हैं, इसका मतलब क्या है कि एक जगह ऊपर रोड लाइट लगाई गई और उससे हमें रोड पर काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है, काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है, मीन्स इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है, काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पर कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि अवतल दर्पण का काम क्या होता है कि जो भी लाइट रेज आएगी उसे एक पॉइंट पर फोकस कर देती है। फोकस पर सारी लाइट रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। अब जरा सोचिए कि रोड लाइट लगाई गई और रोड लाइट का जब लाइट जलाई गई तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पर दिख रहा है, तो क्या फायदा है? हमें तो ये चाहिए कि रोड लाइट जो लगाई गई है उससे हमें काफ़ी दूर तक रोड पर दिखाई दे। तो इसलिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। क्लियर? दूसरा हम लोगों का इसका उपयोग होता है इनसॉप, एंटी थीफ। तो एंटी थीफ के लिए, चोर को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग मॉल में किया जाता है या बड़ी बड़ी शॉप में किया जाता है कि कोई भी आदमी जो उसके अंदर आ रहा है वो कहीं चोरी तो नहीं कर रहा है। आप लोग उस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से पूरे मॉल का, पूरे दुकान का व्यू उसमें दिखाई दे रहा है। अब उसमें दिखाई दे रहा, अब अगर कोई भी वहाँ पर चोरी करना चाहेगा तो अगर कोई भी व्यक्ति उस मिरर को देख रहा है तो मिरर को देख करके तुरंत उसे पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति चोरी कर रहा है और उसे पकड़ लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनती है वो इमेज हर तरीके की इमेज बनती है, छोटी भी, बड़ी भी, उल्टी भी, सीधी भी, हर तरीके की इमेज बनती है। तो अगर मान लीजिए कोई वस्तु बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, फोकस और पोल के बीच आ गई तो बहुत नज़दीक है, तब तो उसकी इमेज सीधी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। तो पता लगेगा उस पूरे मिरर में वही एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। अगर कोई भी चीज़ दूर है तो उसकी इमेज क्या बनेगी? उल्टी बनेगी। तो जब उल्टी इमेज बनेगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन है, क्या, कैसा व्यक्ति है। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का, कॉनकेव मिरर का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद सबसे ज़्यादा इसका उपयोग रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो भी व्हीकल्स होते हैं, जो रोड लाइट मतलब जो व्हीकल्स चलते हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, कार हो, कोई भी हो, उसमें सब में साइड व्यू लगा रहता है। साइड व्यू देखने के लिए मिरर लगा रहता है, जो हमारे ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप लोग इसका देख सकते हो उस डायग्राम में किस तरीके से पीछे का जो व्यू है उसे पूरा का पूरा साफ साफ देखा जा सकता है। अच्छा, अब कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग करके हम पीछे की जो भी चीज़ें आ रही हैं, चाहे नज़दीक हो चाहे वो दूर हो, कहीं भी हो, साफ साफ देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, अवतल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो फिर से वही बात, अवतल दर्पण हर तरीके की इमेज बनाता है, छोटी भी, बड़ी भी, और सीधी भी, उल्टी भी। तो इसके लिए क्या होता है कि जब वो दूर होगा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए अवतल दर्पण लगा दिया गया, कॉनकेव मिरर लगा दिया गया, तो जब ऑब्जेक्ट दूर होगा, जैसे पीछे से ट्रक आ रही है, तो ट्रक जब दूर है, जब ट्रक दूर है तब तो क्या होगा, वो उल्टी दिखाई देगी। ट्रक आ रही है, दूर है, तो वो उल्टी दिखाई दे रही। लेकिन जब बहुत नज़दीक पहुंच जाएगी तब वो तुरंत सीधी हो जाएगी और बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उस मिरर में दिखाई नहीं देगा। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि अवतल दर्पण में जब नज़दीक आ जाएगी तो सीधी इमेज दिखाई देगी और बहुत बड़ी दिखाई, पूरे मिरर में वही एक ही चीज़ दिखाई देगी, उसके बगल में और क्या आ रहा है उसे दिखाई नहीं देगा। अवतल दर्पण लगा देंगे, कोई साइकिल वाला आ रहा है, नज़दीक आ रहा है, तो पूरे मिरर में सिर्फ वही साइकिल ही दिखाई दे रही है, बाकी जो पीछे व्हीकल्स आ रहे हैं वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं। और किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होता है उत्तल दर्पण के उपयोग में, उत्तल दर्पण में जो इमेज बनती है वो छोटी बनती है,
इसलिए हमारी जो देखने की रेंज होती है वो रेंज काफ़ी बढ़ जाती है, वो रेंज काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे कई व्हीकल्स, जितने भी व्हीकल्स रोड पर हैं काफ़ी दूर तक, वहाँ तक के व्हीकल्स मिरर में हमें दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हम अपने व्हीकल्स को साइड में कर लेते हैं कि ये व्हीकल्स आ रहा है, इसको जाने दिया जाए, पास दे दिया जाता है। तो इस और दूसरी चीज़ सीधी ही हमेशा बनती है, कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनती है, इसलिए कौन सी व्हीकल्स आ रही है हमें पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कीजिए। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, रेखीय आवर्धन क्या होता है? अगर हम लोग इसके प्रैक्टिकल मीनिंग को समझें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो मिरर है उस मिरर से हर तरीके की इमेज बनती है, छोटी भी, बड़ी भी, उल्टी भी, सीधी भी, हर तरीके की इमेज बनती है। तो जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितने गुना बड़ी है या कितने गुना छोटी है, इसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो 1 सेंटीमीटर की है और उसका प्रतिबिंब 5 सेंटीमीटर का बन गया, 5 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बन गया, मतलब इमेज 5 सेंटीमीटर की, ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर, कितने गुना मैग्नीफाई हो गई, कितने गुना बड़ी हो गई प्रतिबिंब, 5 गुना। तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी आ जाएगी, 5। लीनियर मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 5। अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर का इमेज बन गई, 10 सेंटीमीटर की इमेज बन जाएगी, तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी हो गई, 10। इसी का उल्टा, अगर 10 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 1 सेंटीमीटर की इमेज बन रही है, छोटी इमेज बन रही है, तो मैग्निफिकेशन पावर क्या होगी, अब इमेज क्या हुई, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 10 गुना कम हो गई, तो हमारे मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगा 1/10। कितना हो जाएगा, 1/10। अगर हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये एक रेशियो होता है, ये एक रेशियो होता है, किसका किसका, इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट is called linear magnification. The ratio of size of image to the size of object is called linear magnification. प्रतिबिंब का आकार तथा वस्तु के आकार के अनुपात को, या प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। देख सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन। अगर हम लोग इसको, जो रेखीय आवर्धन को डिनोट करते हैं, वो यम से डिनोट करते हैं, यम से डिनोट करते हैं, और यम इक्वल टू क्या होगा, यहां पर ध्यान समझना है। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ, रेशियो है मतलब बटे लगा दो, साइज ऑफ इमेज, इमेज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इमेज को आई डैश से, तो इमेज की लेंथ कितनी होगी, साइज कितनी होगी, आई डैश, तो मतलब आई डैश बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम किससे डिनोट करते हैं, ओ डैश। तो यही मैग्निफिकेशन का पावर हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, यम इक्वल टू आई डैश बटे ओ डैश। मीन्स यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां लिख सकते हैं साइज ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की लंबाई बटे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई। क्लियर? ये हो गया मैग्निफिकेशन पावर का फार्मूला। और मैग्निफिकेशन पावर की यूनिट क्या होती है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ऊपर भी सेंटीमीटर में, नीचे भी सेंटीमीटर में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो मैग्निफिकेशन पावर की कोई यूनिट नहीं होती है, याद रखना। मैग्निफिकेशन पावर, आवर्धन क्षमता या लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय आवर्धन का कोई मात्रक, कोई यूनिट नहीं होती है। अब अगर इसका फार्मूला हम देखें कि इसका फार्मूला कैसे हम लोग डराइव कर सकते हैं, कैसे डेरिवेशन करके हम निकाल सकते हैं, तो उसके लिए चलिए हम लोग एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक कॉनकेव मिरर है, आउटर सरफेस पर पॉलिश, ये पोल होगा, यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, और ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, बीचों बीच में क्या होगा, फोकस होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओ डैश रखा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज होती है वो कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। और सेंटर से होकर के जाने वाली लाइट रेज जिस मार्ग पर जाती है उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यहां पर ये दोनों कट करती हैं, वहीं पर क्या बनता है, इमेज बनता है आई डैश। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हम लोग जानते हैं, ये सेंटर है, ये एक स्फेरिकल मिरर है, तो ये स्फेयर है। सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास हो रही तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर होगा, क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि स्फेयर पर जो नॉर्मल ड्रा किया जाता है वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से होकर के जाता है, सेंटर से होकर के जाता है। मीन्स कोई भी इस तरीके से स्फेयर है, अगर सेंटर से जाने वाली कोई भी लाइन खींच देंगे तो वो हमेशा नॉर्मल होगी। इस तरीके से कोई भी लाइन कहीं भी खींच देंगे तो ये क्या होगी, नॉर्मल। तो ये सेंटर से होकर के लाइन जा रही है तो ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। और नॉर्मल अगर ये है और यही पॉइंट इंसिडेंट है, अगर यहाँ से लाइट रेज आ रही है तो जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स अगर लाइट रेज को यहाँ से हम ले आए डाटेड से, यहाँ पर इंसिडेंट कराएं तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, क्या होगा कि जितने एंगल पर आएगी उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब यहां से हमें समझना होगा कि इस एंगल का, मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। एक ट्रायंगल ये है, इन सिमिलर ट्रायंगल ओ डैश पी एंड एक ट्रायंगल है आई डैश पी, ट्रायंगल आई डैश पी, दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है। क्यों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये इस तरीके से है, यहाँ क्या होगा 90 डिग्री, ये वाला है, ये वाला 90 डिग्री, दो एंगल इक्वल हो गए, ये भी 90 ये भी 90, दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब दूसरा एंगल कौन सा है, ये लाइट रे जा रही है, ये नॉर्मल है, ये जा रही है, तो ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। और हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल के दो एंगल अगर इक्वल हैं, एंगल इक्वल है, तो हम क्या कहते हैं, सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम होता है, सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो साइड्स का रेशियो सेम होता है। अब इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स ले लो, ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये पूरा बेस होगा और इसका ये वाला बेस होगा। चलिए लिखिए, तो सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, इसका परपेंडिकुलर आई डैश हो जाएगा, आई डैश हो जाएगा, बटे इस ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओ डैश हो जाएगा, इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का, इसका इस वाले का, छोटे वाले का, क्योंकि परपेंडिकुलर पहले छोटे वाले का लिया गया, तो छोटे वाले का बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा आई पी, हो जाएगा आई पी, बटे यहाँ पर ये जो होगा बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ओ पी की हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, आई डैश हम लोग साइन कन्वेंशन रूल बताया हूँ। साइन कन्वेंशन रूल क्या बताया हूँ, ये जो एक्सिस होती है इसके ऊपर की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, और ये पोल जो है, पोल के लेफ्ट साइड का दूरी नेगेटिव और इसके राइट साइड की दूरी क्या हो लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। ये मैं बता चुका हूँ। अब आप लोग देखिए, आई डैश किधर है, एक्सिस के नीचे है, एक्सिस के नीचे होने के कारण ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। आई डैश क्या होगा, नेगेटिव होगा, आई डैश बटे ओ डैश क्या है, एक्सिस के ऊपर है, इसलिए ये पॉजिटिव होगा, ओ डैश होगा। क्लियर। अब आई ये है, मतलब इमेज, और ये पोल। इमेज और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं। और ये क्या है, ये है ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम u से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ ये भी, पोल के दोनों ही लेफ्ट साइड में हैं, इमेज भी लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में, मतलब दो के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। आई से p तक की डिस्टेंस कितनी है, v, और लेफ्ट साइड में है तो क्या लिखेंगे, -v। और ओ से p तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट,
लेफ्ट साइड में है इसलिए u डिस्टेंस है, हम क्या लिखेंगे माइनस u। अब अगर हम इसको करें तो ये देख रहे हैं माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा माइनस आई डैश बटे ओ डैश। माइनस को अगर इधर से हम इधर भेज दें तो क्या आ जाएगा आई डैश बटे ओ डैश इजकल टू माइनस को इधर भेज दो v अपान यू आ जाएगा। और आई डैश बटे ओ डैश को हम किससे डिनोट करते हैं, यम से डिनोट करते हैं, तो यम इजकल टू क्या आ गया आई डैश बटे ओ डैश इजकल टू माइनस v अपान यू। ये हमारा फार्मूला क्लियर। यही फार्मूला याद रहे हमने कॉनकेव मिरर लेकर के किया है, लेकिन कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो सबके लिए यही फार्मूला रहता है। यम इजकल टू, बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है कि यम इजकल टू आई डैश बटे ओ डैश होता है, यम इजकल टू आई डैश बटे ओ डैश बराबर v अपान यू। वैसे होता क्या है माइनस v अपान यू, लेकिन माइनस और प्लस कहीं कहीं पर माइनस v अपान यू लगाते हैं, कहीं कहीं पर प्लस v अपान यू लगाते हैं। कब कौन सा लगाएंगे इसके लिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फार्मूला अभी आगे चल करके भी हम पढ़ेंगे, लेंस में भी ये फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस में भी ये फार्मूला पढ़ेंगे, तो इसलिए वहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है और समझना है, तो आपस में कंफ्यूज ना हो जाओ इसके लिए मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ, यम इजकल टू आई डैश बटे ओ डैश इजकल टू v अपान यू। आप लोग याद रखिएगा कब माइनस लेंगे कब प्लस लेंगे इसके लिए ध्यान समझो। जब इमेज उल्टी बनेगी मतलब नीचे बनेगी, नीचे बन रही मतलब दूरी क्या होगी नेगेटिव होगी। तो जब इमेज नीचे बन रही है मतलब उल्टी बन रही है, बस सिंपल सा याद रखो, अगर इमेज या प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो हमें यहाँ पर माइनस v अपान यू लेना होगा, और जब सीधा बनेगा तो हमें यहाँ पर प्लस v अपान यू लेना होगा। क्लियर। जब इमेज उल्टी बनेगी तो हमें माइनस में लेना होगा, अगर सीधी बन रही है तो हमें क्या लेना होगा प्लस लेना होगा। क्लियर। आप लोग नोट कीजिए और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।